वेलकम टू कॉस्मेटिक प्रोसीजर वीडियो। आज हम आपको डॉक्टर आशुतोष शाह से वार्तालाप कराएंगे जिनसे आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सभी क्वेश्चंस को जान पाएंगे कि क्या उससे ट्रीटमेंट से पहले आपको समझना है और क्या ट्रीटमेंट के बाद आपको जानना है। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। डॉक्टर आशुतोष शाह, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आज हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले या करने के बाद जरूरी होता है उन्हें जानकारी के लिए कि क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन सर, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो आजकल के दिनों में एकदम कॉमन और सिंपल सर्जरी है। जिन लोगों को हेयर या बाल चले जाते हैं उन लोगों के लिए ये हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर है जो उनको जिंदगी भर के लिए अपने खोए हुए बाल और उसके साथ उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस दे सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जाता है? हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसमें आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट की जो ग्रेडिंग होती है, हेयर ट्रांसप्लांट में जो अपना बालनेस होता है वो चालू यूजुअली यहाँ से होता है और धीरे धीरे यहाँ से वो बाल अंदर जाते हैं। आपने कितना भी गंजा आदमी अगर देखा हो तो उसके पीछे इतने बाल होते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे आगे के और पीछे के बाल भले दिखने में सेम है, लेकिन उनका जो जीनेटिक बैकअप है, जो उनका जनीनिक उनका जो बैकअप है वो ऐसा है कि जिससे आगे वाले बालों पे पुरुष के हार्मोन्स का असर होता है और वो धीरे 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 झड़ जाते हैं। जबकि जो पीछे के बाल रहते हैं दिखने में सेम है, लेकिन उनके ऊपर पुरुष के हार्मोन्स का असर नहीं होता है, इसलिए वो कभी गिरते नहीं हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसे जो परमानेंट बाल हैं उनको यहाँ से संभाल के उनके मूल के साथ लेके, उनके रूट्स के साथ लेके नई जगह पे उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिससे क्या होता है कि उनकी जगह बदल जाती है लेकिन उनका जेनेटिक गुणधर्म नहीं बदलता है। इसलिए जो बाल पीछे परमानेंट है वो यहाँ पे भी परमानेंट होते हैं। तो एक बार जो हेयर ट्रांसप्लांट का बाल है हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है वो यूजुअली अभी आजकल तो बड़े यंग लड़कों में भी करी जा सकती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले आपको उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, पीआरपी ट्रीटमेंट है, मेसोथेरेपी है, ऐसी सब ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए। उससे आपका हेयर फॉल आपको कम करना चाहिए। और उसके बाद जो एरिया है जहाँ पे आपके बिल्कुल रूट नहीं है या जहाँ पे पूरा आपको बाल्डनेस हो चुका है, जहाँ पे आपको बिल्कुल टाल जैसा बाल हो गया है, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो 20-22 साल के लड़के भी आजकल आते हैं। 20-22 साल से लेके 65-55 साल तक हम लोग ये कर लेते हैं। इसमें ये प्रोसीजर पूरा जो है लोकल एनेस्थीसिया में होता है, इसलिए सामान्य डायबिटीज हो, सामान्य हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वैसे लोगों को भी ये किया जा सकता है। और सर, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के कितने समय बाद बाल उगते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट को अगर हम देखें, एक पौधा समझ लीजिए, एक बाल को अगर पौधा समझ लीजिए, तो जैसे आप कहीं से पौधा लगाते हैं, ये सिंपल सा है कि आपने जैसे आपके यहाँ पे लाल गुलाब है, कहीं से निकाला मूल के साथ, नई जगह पे लगाया तो नई जगह पे भी वो लाल ही उगेगा। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट का भी ऐसा है कि जो बाल पीछे जिसका गुणधर्म है वही गुणधर्म उसका जब आगे टाल वाले भाग पे आएगा तब रहता है। और बाल हम जब डालते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 3 महीने से बाल उगना चालू होते हैं, 6 महीने तक पूरे बाल आ जाते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते आपको 9 महीने से 1 साल लग जाता है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल कहाँ से लिए जाते हैं? बाल जो हैं यूजुअली जो हमारे फ्रंटल रीजन के लिए हम जो हैं स्कैल्प के जो परमानेंट एरिया से ही बाल लेते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर दिखने में, उनका स्टाइल, उनका ग्रोथ वो सब सेम रहता है। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब लोग आते हैं, अभी तो काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे बाल झड़ गए हैं, तो उनको जो अपने पीछे के बाल हैं, जो स्कैल्प के बाल हैं, वो हमेशा नहीं यूज हो सकते, वो कम पड़ते हैं, क्योंकि ये एरिया को हम पूरा खाली नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बिल्कुल कहाँ से बाल लिए वो पता नहीं चलना चाहिए, तो वो प्राइमरी शरत है। इसलिए यहाँ से अगर बाल जितने आ सकते हैं वो लेते हैं। उसके अलावा हम दाढ़ी का जो नीचे का भाग है, ये भाग, छाती का भाग, पैरों से, बैक से और काफ़ी बार प्राइवेट पार्ट के बाल भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी और के बाल लिए जा सकते हैं?
वैसे देखा जाए तो अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विंस है, जुड़िया भाई है, तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या सर हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफेक्ट है? हेयर ट्रांसप्लांट देखा जाए तो बहुत सी सिंपल सर्जरी है अगर आप सेफ हैंड उसमें कराते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि बड़े दुख की बात है कि सैलून्स में लोग ओटी के बाद सामान्य रूम में हेयर ट्रांसप्लांट आजकल करने लगे हैं, लेकिन अगर आप सेफ हैंड में अच्छी जगह पे कराए तो हेयर ट्रांसप्लांट के वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे सूजन आना या थोड़ा से पार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नमनेस रहना, वो कॉमन चीज़ें हैं जो अपने आप समय के साथ 2-3 दिनों में चली जाती है। तो वैसे ये बिना साइड इफेक्ट की एकदम सिंपल सर्जरी। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है? ये हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली सर्जरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि सिंपल सर्जरी है, इट्स अ डे केयर सर्जरी। माने आप सुबह आओ, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ और शाम को घर जा सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल में रहने की या एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जैसे सर मैंने सुना है बाल के 2 टाइप से, जैसे ग्राफ्ट और हेयर, तो इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे अगर हम अपने जो बालों को अगर मैग्निफिकेशन से देखें तो दिखने में हमें लगता है कि हर एक बाल एक एक जगह से बाल उग रहा है, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कहीं से 2 बाल उग रहे हैं, कहीं से 3 बाल उग रहे हैं, कहीं से 1 बाल निकल रहा है। तो वो जो स्काल्प में बालों का अरेंजमेंट है उसको फॉलिकल या ग्राफ्ट बोलते हैं। माने एक फॉलिकल है जिसके लिए उसका खुद का नर्व सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो एक फॉलिकल के अंदर 1 बाल भी हो सकता है, 2 बाल भी हो सकता है, किसी नसीबदार लोगों को 4 या 5 बाल भी हो सकते हैं। तो जो फॉलिकल्स हैं उसको हमारी प्रोफेशनल भाषा में ग्राफ्ट बोला जा सकता है, और अंदर का जो हेयर है, बाल को हम हेयर बोलते हैं। तो जो रेट्स हैं इसमें काफ़ी बार पेशेंट्स को पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो क्लिनिक्स आपको रेट दे रहे हैं वो पर हेयर दे रहे हैं कि पर ग्राफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि पर ग्राफ्ट देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको 1 ग्राफ्ट का पैसा लगेगा और बाल आपके 2 या 3 भी आ सकते हैं। अगर आप पर हेयर का फिक्स करते हैं तो आपको फॉलिकल 1 डालेंगे या ग्राफ्ट 1 डालेंगे, अगर उसमें 3 बाल हुए तो 3 बाल के पैसे आपको देना पड़ेगा। सर जैसे कि मुझे अगर नॉर्मली किसी को बाल्डनेस है और उन्हें अगर बाल चाहिए तो कितने एवरेज ग्राफ्ट उनको जरूरत पड़ेगी? रूटीनली जब हम हेयर ट्रांसप्लांट आज से 5 साल पहले की बात करें तो नॉर्मल यंग लड़के, जवान लड़के इतने आगे नहीं आते थे जितने आज आते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपकी अगर अच्छे से हेयर लाइन बनानी हो या टेम्पोरल्स रीजन करने हो, तो यंग लड़के हैं जिनको बाल काफ़ी हेयरफॉल नहीं हुआ है तो उन लोगों को 1500 से 2000 या 2500 बाल चलते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा सा एडवांस हेयर लॉस हो गया यहाँ तक अगर है तो 3500 ग्राफ्ट लगते हैं। सर क्या ट्रांसप्लांटेड जो बाल है वो परमानेंट रहते हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपके जो पीछे के परमानेंट एरिया है अगर वहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं तो वो बाल परमानेंट होते हैं। लेकिन अगर जैसे हम लोग जब पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको पूछते हैं कि आपका जेनेटिक बैकअप क्या है, माने आपके पापा को या मामा को कितनी टाल है या आपके दादा को कितनी टाल थी, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि उनका कितना एरिया बाल होने वाला है आज के 10 साल बाद। तो जो एरिया उनका रह जाने वाला है या जब उनके पापा में या दादा में परमानेंट है वो एरिया में से ही हम बाल लेते हैं तो वो बाल परमानेंटली रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग नॉन परमानेंट जोन से, जैसे कि आज आपको बालनेस यहाँ का है और आपने यहाँ से एफयूई करवा लिया या कोई भी तरह से बाल लिया, तो वो उसका नसीब में अगर होगा जेनेटिक बैकअप में कि वो गिर जाने वाला है तो वो 5 साल के बाद गिर सकता है। लेकिन अगर हमने परमानेंट जोन से लिया है तो वो ग्राफ्ट लाइफ टाइम रहता है। वैसे आप देखा जाए तो दाढ़ी के बाल, बॉडी के बाल वो तो परमानेंट ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने सुना है हेयर ट्रांसप्लांट में 2 टेक्निक है, एक FUT और एक FUE, इन दोनों में क्या अंतर है आप मुझे बता सकते हैं? FUT मेथड है जो उसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन है, और FUE का मतलब होता है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। माने FUT में हम जो परमानेंट जोन है उसमें से एक चमड़ी की परत निकाल देते हैं और जिसमें फॉलिकल्स होते हैं, तो फॉलिकल्स को हम ऑपरेशन के दरमियान डिसेक्ट करते हैं।
और जो पीछे का एरिया है उसको सुचर कर देते हैं, तो कहाँ से वो चमड़ी निकली पता नहीं चलता है। जबकि FUE में ड्रिल मशीन से एक एक फॉलिकल को पीछे से निकाला जाता है। तो वो दोनों मेथड, खाली वहाँ पे हार्वेस्ट का मेथड है, दोनों में ही आपका डोनर एरिया जो है उसमें बाल रहते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद नॉर्मल आदमी मेक आउट नहीं कर सकता कि ये कहाँ से बाल है। ट्रांसप्लांट किए हुए बालों को शैम्पू, डाई या रेगुलर स्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर उससे नहीं कर सकते? जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो आपके नेचुरल बाल है, उनका खाली जगह बदल गया है कि वो परमानेंट जोन से आपके जो टाल वाली बाल है वहाँ पे आ गए हैं। तो एक बार जो बाल उगते हैं उनका पूरा कंप्लीट शेविंग भी कर दो तो भी वो बाद में उगते हैं। उनको डाई किया जा सकता है, उम्र के साथ वो सफ़ेद होते हैं, उनको स्टाइल किया जा सकता है, शैम्पू करना पड़ता है, वो बढ़ते हैं, नाई के पास जाके उनको कटवाना भी पड़ता है। तो यही है हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस। आजकल जैसे ये प्रोसीजर बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो कि पहले इतने नेचुरल रिजल्ट नहीं, आज अभी इतने नेचुरल रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। एक दिन आप हमें एक दिन दो, हम आपको लाइफ टाइम के लिए बाल देंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट आजकल ज़्यादा सक्सेस चल रहा है, और वो आपके नेचुरल बाल आते हैं, तो उसको किसी फाइबर की तरह संभालने की जरूरत नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का कोई और उपाय? हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी सर्जरी है जो बाकी सब उपाय खत्म हो जाने के बाद होते हैं, क्योंकि बाकी सब उपाय जो हैं जैसे मेडिसिन बताया, PRP है, मेसोथेरेपी है, वो ऐसी जगह पे ऐड करते हैं कि जहाँ पे आपके पास थोड़े भी रूट्स हैं, भले ही रूट्स में से बाल पतले आ रहे हो या एकदम थीन बाल आ रहे हो, लेकिन जहाँ पे आपके पास रूट्स नहीं है, जहाँ पे ये सब मैकेनिज्म एक्ट नहीं करती, वहीं पे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो उसका मेडिकल साइड पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा और कुछ और करा लो। हाँ, उसका रिप्लेसमेंट है, जैसे कि आप वीग लगा लो या वीविंग करा लो, ये सब जो है उसके रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट हैं कि आपको वो वीग के गम से एलर्जी हो सकती है। आपको वीविंग लगाएंगे तो वीविंग जहाँ पे करते हैं वो आपके बाल भी खींच के जड़ जाएंगे। तो ये सब जो है टेम्पररी मेजर्स हैं, लाइफ टाइम मेजर्स नहीं है। आज नहीं तो कल आप उनसे उग जाओगे। उससे अच्छा है कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करा लें, लाइफ टाइम आपको बाल मिल जाएंगे। कोई भी नेचुरल बाल कभी गिर सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल हमने देखा है कि परमानेंट रहते हैं। गिरते वही बाल हैं जो नॉन परमानेंट जोन से लिए गए, तो उसके लिए पेशेंट्स का जेनेटिक बैकअप, उनके पापा मामा का टाल कहाँ तक है वो फाइंड आउट करना, उनकी थिनिंग कहाँ तक है वो हम लोग मशीन से देखते हैं। फॉलिकुलोस्कोप होता है, उससे हम एसेस करते हैं कि कहाँ तक थिनिंग है। तो जहाँ पे बिल्कुल थिनिंग नहीं है, अगर वो बाल लिए जाए तो वो कभी नहीं झड़ते हैं। सर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक महंगा प्रोसीजर है? हेयर ट्रांसप्लांट वैसे देखा जाए तो महंगा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि वो आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस देता है। हमारे पास कितने सारे लड़के आते हैं, आजकल सोचा जाता है ना, पहले ऐसा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज अ लग्जरी, लेकिन आजकल वो लग्जरी नहीं रह गया। आप देखो कितने यंग लड़के हैं जिनके बाल चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनकी शादी नहीं होती है। तो ये सब बारे में देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से उनका लाइफ पूरा बन जाता है। तो वैसे हेयर ट्रांसप्लांट इतना महंगा सर्जरी नहीं है। और आजकल अगर हम सूरत के रेट्स के बारे में बात करें तो 70,000 से लेके 1 लाख तक आपके आगे का पूरा कवर हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली। अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट तो उससे काफ़ी सस्ता है। लोग 60-60 हज़ार के आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो मोबाइल 3 महीने चलेगा, 3 साल चलेगा, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने 60 हज़ार में करा लिया वो लाइफ टाइम चलेगा। तो ऐसा है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं वैसे उसको महंगा बोल सकते हैं। सर, एक आखिरी और अहम सवाल, एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई क्यों एनहांस एलिगेंस आपकी क्लिनिक को चुने? मैं कॉस्मेटिक सर्जरी यहाँ 12 साल से कर रहा हूँ। एप्पल हॉस्पिटल में मैं फुल टाइम डायरेक्टर हूँ, और जो देखा जाए एनहांस एलिगेंस क्लिनिक्स जो हैं उसमें हमारा जो ट्रेनिंग है और हम लोग जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं
बेसिकली देखा जाए तो हमारा क्वालिफिकेशन इज अवर फर्स्ट थिंग कि हम लोग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं। तो स्टरिलिटी माने ऑपरेशन के दरमियान की चौखाई, दूसरा ऑपरेशन थिएटर की जो चौखाई है, चौथा जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके लिए वो, पांचवा कि हम लोग जो हेयर निकालने के लिए और हेयर डालने के लिए जो यूज करते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो चौखाई हम लोग बाकी लोग से ज़्यादा रखते हैं। आगे की चीज़ कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है इसकी वजह से आपको जो डेंसिटी मिलती है, आपकी जो हेयरलाइन है, आपकी जो बाल है वो नेचुरल डायरेक्शन में आते हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है लेकिन फिर बाल ऐसे खड़े खड़े उगते हैं, तो वो नहीं होता है। तो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने के ये फायदे हैं। इसके अलावा हम लोग दोनों मेथड यूज करते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन है तो वी आर ट्रेन टू डू सर्जरी सो दैट FUT मेथड एंड FUE मेथड, दोनों मेथड से हम लोग बाल निकालते हैं। अगर आप खाली FUE से निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000-4000 ग्राफ निकाल सकते हैं स्काल्प से। अगर आपने FUT के साथ में FUE किया तो यू कैन गो अप टू 5000 है ग्राफ। तो वो एक एडवांटेज है कि आप मेगा सेशन, गीगा सेशन कर सकते हो। और हमारे पास सपोर्ट स्टाफ इतना अच्छा है हमारा क्लिनिक का कि जिसकी वजह से हम क्लेम कर सकते हैं कि आपको 100% सर्टिफिकेशन होगा। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए पेशेंट के पास कोई मेडिक्लेम या कोई और ऑप्शन जो उनको बेनिफिट कर सके? आप देखते हैं कि इंडिया में अभी तक हमारे मानसिक जो खुशी है उसका लोग इतना नहीं सोचते हैं, इसलिए अभी ऐसा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी को ये लोग लग्जरी मानते हैं जो मेडिक्लेम वाले हैं। जैसे मैंने आगे भी बताया इसी इंटरव्यू में कि इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक लग्जरी सर्जरी, नाउ इट्स अ नीड ऑफ टाइम। आप अगर अच्छे दिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुश रह पाओगे और आजू बाजू की खुशी फैला सकते हो। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये मेडिक्लेम कंपनियां अभी नहीं समझ रही हैं, इसलिए मेडिक्लेम हेयर ट्रांसप्लांट में पास नहीं होता है। लेकिन हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स जो इतना ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है उनके पास ऑप्शन है कि वो बजाज फाइनेंस का कार्ड या फिर बजाज फाइनेंस का हमारे साथ टाई अप है तो वो आप ले सकते हो और उसमें आपको 15 से 20% डाउन पेमेंट और फिर 12 EMI मिल जाते हैं, वो 0% इंटरेस्ट पे होते हैं। तो वो आप लोगे तो आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा और आप खुशी खुशी एक हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष शाह, जो आपने हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हल किए। वेलकम टू और कॉस्मेटिक प्रोसेस वीडियो के लिए आपने जो वीडियो दिया इसके लिए थैंक यू। तो आज आपने हेयर ट्रांसप्लांट के सारे क्वेश्चन डॉक्टर आशुतोष शाह द्वारा जाने। फिर भी आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट छोड़िए, हम आपको वो भी सॉल्यूशन करके देंगे। थैंक यू।